तो कोई ऐसा बहुत बड़ा मार्जिन ममता बनर्जी का एक क्षेत्र राज्य पे नहीं रहा। और इस बार वहां जिस तरीके समीकरण है कि वहां पर जो हिंदुत्व के वोटर, एक बड़ा वोट बैंक है वहां, और बंगाली अस्मिता वाले भी वहां पर है, तो मुझे लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी इस समय वहां पर बहुत बेहतर चुनौती ममता के सामने दे रहे हैं। और ममता बनर्जी जिस तरीके से 2016 में और 2021 में वहां पर सिर्फ नाम मात्र के लिए आती थी, अब ममता बनर्जी को भवानीपुर में बूथ के बूथ मीटिंग लेना पड़ रही है, रोज वहां पर संपर्क करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी चूंकि पिछले बार चुनाव हार गई थी नंदीग्राम से, और जिन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को शुभेंदु ने हराया था, वही शुभेंदु इस बार आ रहे हैं। और दो, एक भावी मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच चुनाव होने जा रहा है ये, और ये तय है कि शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वैसे ही शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए। सिर्फ मंत्री बनने के लिए नहीं, मंत्री तो वो टीएमसी में भी बन जाते। कांग्रेस ने प्रदीप प्रसाद को इस सीट से उतारा हुआ है, तो लेफ्ट का भी अलग उम्मीदवार होगा इस बार। बिल्कुल, कांग्रेस का भी है, लेफ्ट का भी है, थोड़ा बहुत दो मुस्लिम कैंडिडेट भी है लोकल पार्टीज के। अरे ये सीट मैनेज कौन कर रहा है, मतलब कौन देख रहा है इस सीट को? ममता बनर्जी के लिए वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, और वो बंगाल के सबसे पोलराइजिंग फिगर वो हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक वक्त आजम खान हुआ करते थे, जैसे पश्चिम बंगाल में इस वक्त फिरहाद बॉबी हकीम है जो कोलकाता के मेयर है, और वो भवानीपुर की सीट जो है वो ममता बनर्जी के लिए इस बार उसको टेक केयर वो कर रहे हैं। तो चुनाव में आपको ये नाम भी आने वाले वक्त पे खूब दिखाई देगा। सर, ममता बनर्जी और एक ही सीट से लड़ रही ममता जी इस बार, पिछली बार भी एक ही लड़ी थी, वो तो फिर बाई इलेक्शन में उनको जाना पड़ा था, लेकिन भवानीपुर का कॉन्टेस्ट बड़ा इस वक्त वोलेटाइल हो चला है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो कॉन्टेस्ट हुआ था वो बाइपोलर कॉन्टेस्ट था, और उसमें उनका जो प्रतिशत, वोटों का प्रतिशत था, करीब 70% के आसपास वोट जो है वो ममता बनर्जी को मिली थी, और 58,000 मतों से 77%। 77 में आप यदि थोड़ा सा पीछे यदि घड़ी की सुई को लेकर के जाएं 16 के आसपास, तो आपको ध्यान होगा कि ममता बनर्जी को उस समय 47-48% वोट मिलती थी जब दीपदास मुंशी हारी थी। तो उस समय जो कॉन्टेस्ट होता था वो ट्रायंगुलर होता था। मुझे लगता है इस इलेक्शन में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बनता है, और वो इस कारण से कि मुस्लिम वोट जो है वो एक तरफा उनको नहीं जा रहा है। दूसरी बात, पिछली जो जिसका जिक्र हम लोगों ने कहानी कुर्सी में कई बार किया था कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव था उसमें उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो मार्जिन था ममता बनर्जी टीएमसी के पक्ष में, वो मात्र 8,000 वोटों का रह गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज ये होगा कि क्या ये 8,000 वोट, और वो बाइपोलर की तरह था, तो उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी उस 8,000 वोट को कंपेंसेट कर पाती है या नहीं कर पाती है। मुझे लगता है ये काम थोड़ा आसान इसलिए हो गया है कि जो मुस्लिम वोट बैंक था ममता बनर्जी का, वो SIR के माध्यम से बहुत बांग्लादेशियों का नाम कटा है। वो एक बहुत बड़ा, एक तो 40,000 नाम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कट गया। अभी पीछे एक हम लोग एक सर्वे देख रहे थे, अब जो टोटल वहां के उस दिन 2 सर्वे की मैं बात कर रहा था, तो एक सर्वे में ये दिखाई दे रहा था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जो मुस्लिम वोट का फिलहाल रुझान था, बिल्कुल इनिशियल ओपिनियन पोल्स हैं अभी, वो 60% के करीब था। पिछली बार ममता बनर्जी को 90% वोट मिला था। वोटिंग जाते जाते परसेंटेज बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 90% के मुस्लिम वोट के स्ट्राइक रेट को दोहराना इस बार ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं होने। मैं फिर ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी अपने वोटों के प्रतिशत को लेकर के ऑप्टिमम लेवल पर, एक खास समुदाय के वोट को ऑप्टिमम लेवल है। 90% कहीं वोटिंग होती नहीं है सौरभ जी, जब तक कि वो साइंटिफिक रीगिंग उसमें न हो जाए तब तक ऐसा था, लेकिन 90% तभी होती है जब साइंटिफिक रीगिंग जो होती है वो एग्जीक्यूट आप कर दें। क्यों? और भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावना का आधार मिलता है कि उसका मैक्सिमम 57% हिंदू वोट मिल चुका है, उस थ्रेशोल्ड को क्या क्रॉस कर पाती है क्या नहीं।